तो राजा को कंपाउंडिंग के बारे में पता नहीं था, लेकिन मैं इतना तो इंश्योर करूंगा कि आपको पता चल जाए कंपाउंडिंग क्या होती है। नमस्कार, बंगाली दादा का शो में आपका स्वागत है। और आप यहाँ पे वापस आए हो तो इससे पता चलता है कि आप मुझे कितना प्यार करते हो और आपको मेरे टॉपिक्स पसंद है। तो आपका टाइम ज़ाया ना करते हुए पहले ही बता दूं कि आज का टॉपिक काफ़ी मज़ेदार है। मैं आपको आज बताऊंगा कि मैं आपको सिर्फ महीने के 500 रुपये या उससे भी कम में करोड़पति कैसे बनाऊंगा। और मैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आगे चल के आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में सब कुछ समझा दूंगा, ताकि आप आसानी से एकदम इन्वेस्टमेंट करते रहें और करोड़पति बनते रहें। तो शो को देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, और इस शो को एकदम एंड तक देखिएगा, कहीं पे भी स्किप मत कीजिए। और हो सके तो एक पेन और पेपर लेके बैठिए, क्योंकि बंगाली दादा जो बताने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। और एक भी स्टेप अगर आप मिस कर जाते हो या इन्फॉर्मेशन मिस कर जाते हो तो फिर आपका जो नॉलेज है वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट टाइप का रहेगा। तो आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में, और म्यूचुअल फंड से कैसे आप बना सकते हो पैसे, और पैसे बनाते हुए आप कैसे बन सकते हो करोड़पति। तो आपने सुना होगा कि काफ़ी सारे बड़े जो फाइनेंशियल गुरु हैं, जैसे वॉरेन बफेट जी हैं, तो वो लोग कहते हैं कि कंपाउंडिंग है हमारे टाइम का सबसे बड़ा मिरेकल, सबसे बड़ी चीज़ है कंपाउंडिंग। इससे बड़ा पावर आपके दुनिया में हो ही नहीं सकता है। तो कंपाउंडिंग है क्या चीज़, तो इसको समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा एक स्टोरी। तो उस स्टोरी में क्या हुआ था कि एक राजा के पास एक नाई जाता है और इतना अच्छा काम करता है कि राजा बोलता है, बोलो क्या चाहते हो तुम, जो मांगोगे वो मिलेगा। तो राजा जी को नाई बोलता है कि सर आप तो मतलब महान हो, तो शतरंज की जो एक एक बॉक्सेस हैं, काला और सफ़ेद, तो आप एक काम करो, आप पहले बॉक्स में एक धान का टुकड़ा रख दो, दूसरे बॉक्स में 2, तीसरे बॉक्स में 4 और उसके आगे 8। तो बेसिकली आप डबल करते जा रहे हो हर बॉक्सेस में। तो राजा ने बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो फिर आप अगर कैलकुलेटर लोगे और अभी उसको देखोगे, और 64 खाने होते हैं उसमें, तो फिर अब कैलकुलेट करके आपको पता चल जाएगा कि राजा से इसने कितना धान मांग लिया और राजा का क्या हालत हुआ होगा, वो तब जानते हैं। तो राजा को कंपाउंडिंग के बारे में पता नहीं था, लेकिन मैं इतना तो इंश्योर करूंगा कि आपको पता चल जाए कंपाउंडिंग क्या होती है। तो कंपाउंडिंग होता क्या है? कंपाउंडिंग में होता ये है कि आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करते हो, और वो इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको एक छोटा सा इंटरेस्ट ला के देता है या रिटर्न ला के देता है। और फिर अगले बारी जब इन्वेस्टमेंट होता है तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न ला के देता है, और वो जो रिटर्न आपने पिछले बारी कमाया था वो भी आपको थोड़ा बहुत रिटर्न ला के देता है। तो आपके पास जो पावर है वो दुगना हो जाता है। इसको बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लायर बन जाता है। तो मतलब आप 1 रुपये लगाते हो और 1 रुपये पे आपको रिटर्न मिलता है मान लो 10 पैसे। तो अगली बारी अगले मंथ क्या होता है कि जब आप और 1 रुपये लगा रहे होगे, तो फिर आपका जो पिछला वाला लगाया हुआ 1 रुपये है उसके साथ जो 10 पैसे मिले हुए हैं, तो 1 रुपये 10 पैसे प्लस 1 रुपये, तो आपका पावर बढ़ के हो गया 2 रुपये 10 पैसे अगले महीने। उसके अगले महीने भी आप एक ही रुपये लगा रहे हो, लेकिन आपके पास जो 2 रुपये 10 पैसे थे उसने और 10 पैसे कमा लिए होंगे, तो फिर आपके पास हो जाएंगे 3 रुपये 20 पैसे के जितना पावर। तो ऐसे ही होता है कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग का सिंपल सा रूल है कि आपको जल्दी शुरू करना है और करते जाना है, आपका डिसिप्लिन रहना है और आपको लगे रहना है मार्केट के पीछे। कभी भी आपको ध्यान नहीं भटकाना है, कुछ इधर उधर का करना नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीका है, एक चीज करते जाओ और काफी टाइम तक करते जाओ। तो उससे आपके क्या होंगे कि आपका जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन इन्वेस्टर बन जाओगे। और मार्केट में बने रहना है, आपको निकलना नहीं है कि मतलब आज डाउन हुआ कल अप हुआ, वो सब देखना नहीं है। आंख बंद करके खाली पैसे डालते जाने हैं, और जब आप मतलब वो मैच्योरिटी का टाइम आएगा या आपको कोई ज़रूरत होगी तो आप उसमें से थोड़े बहुत निकाल सकते हो। प्रेफरेबली कभी नहीं निकालो, जाके अपने रिटायरमेंट के लिए जमा कर डालो, तो फिर बहुत बढ़िया बात है। आप रिटायरमेंट तक मतलब इतने पैसे कमा लोगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि कैसे हो सकता है। और आपको ये फील तक नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत छोटी छोटी अमाउंट्स डालोगे, लेकिन आप एकदम मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में और हर महीने डिलीजेंटली आप पैसे डालोगे और फिर आप बन जाओगे करोड़पति। तो फिर इतना आसान है। तो म्यूचुअल फंड होता क्या है? अब आपने सुना होगा कि शेयर मार्केट में लोग जाके पैसे लगाते हैं। तो शेयर मार्केट में होता क्या है कि आप जाके एक कंपनी के कुछ शेयर लेते हो। बेसिकली आप उस कंपनी के कुछ पोर्शन के मालिक बन जाते हो। अगर आपके पास एक शेयर है 5 रुपए का, तो आप उस कंपनी के 5 रुपए के मालिक हुए। अगर वो कंपनी 100 रुपए की है और आपने 5 रुपए का शेयर खरीद के रखा है, तो उसका मतलब है कि आप उस कंपनी के 5% के मालिक हुए। तो वैसे ही आप जब एक म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हो, तो म्यूचुअल फंड कंपनी आपको अपने टोटल फंड का एक प्रोपोर्शन एलोकेट करती है, जिसका एक वैल्यू होता है, जिसको बोलते हैं एनएवी, उसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। तो जब एक म्यूचुअल फंड शुरू होती है तो उसका नेट एसेट वैल्यू जनरली 10 रुपए होता है। 10 रुपए से फंड शुरू होकर जैसे जैसे प्रॉफिट कमाती जाती है, तो फिर वो 10 रुपए से 12 रुपए, 14 रुपए, 15 रुपए ऐसे करके बढ़ता जाता है।
और फिर आप उसी अमाउंट पे इन्वेस्ट करते रहते हो। तो ऐसे ही आपके पैसे बढ़ते रहते हैं और फिर आप प्रॉफिट कमाते रहते हो। तो डिफरेंट टाइप के म्यूचुअल फंड्स हैं और आपको अपने आप को डाइवर्सिफाई करना है थोड़ा बहुत, क्योंकि आपको इसके बारे में जानना है और आपको इससे पैसे कमाने हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आपको थोड़ा सा सेफ भी रहना है, क्योंकि हम बहुत लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं, हम शॉर्ट टर्म के लिए नहीं जा रहे हैं। आपको लॉन्ग टर्म जब मैं बोल रहा हूँ तब आपको समझना है 20 साल, 25 साल, 30 साल टाइप का। लॉन्ग टर्म 2 साल नहीं होता है। और शॉर्ट टर्म जब मैं बात कर रहा हूँ तो शॉर्ट टर्म होता है 2 साल, 3 साल, 5 साल तक का शॉर्ट टर्म। मिड टर्म जो मैं बात करूंगा, मिड टर्म होगा आपका 5 से लेके 12 साल तक मिड होगा। दो जगह में आप पैसे लगा सकते हो। एक होता है इक्विटी जो कि शेयर मार्केट में पैसे लगाती है, दूसरा होता है डेट जो कि लोन मार्केट में पैसे लगाती है। तो म्यूचुअल फंड्स आइदर आपके इक्विटी मार्केट को टारगेट करेंगे या तो आपके डेट मार्केट को टारगेट करेंगे, या तो दोनों को मिला के एक फंड बनाएंगे जिसमें आपका थोड़ा सा इक्विटी भी रहेगा और थोड़ा सा डेट भी रहेगा। आपको पहले जानना है कि आपके पास टाइम होराइजन कितना है। टाइम होराइजन मतलब आपके पास समय कितना है, आप कब पैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये आपको जानना है। अगर आप 20-25 साल के हो और अभी जॉब शुरू कर रहे हो तो फिर आपके पास टाइम होराइजन हो जाता है 35 साल का, तो वो काफ़ी बढ़िया रहता है। और 35 साल के होराइजन में आप काफ़ी सारे पैसे बना सकते हो। अगर आप 30 और 35 साल के रेंज में आ चुके हो तो फिर आपके पास 20-25 साल का टाइम होराइजन रह जाता है। 20-25 साल में आपको थोड़ा ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी आप करोड़पति बन सकते हो। उससे आगे चल के अगर आप 40-45 साल में करते हो तो फिर आपके पास टाइम होराइजन और घट जाता है और फिर वो 15 साल जैसा रह जाता है। तो वहाँ पे भी आप काफ़ी पैसे बना सकते हो, लेकिन आपको बहुत सारे पैसे लगाने भी पड़ेंगे मंथली बेसिस पे। अगर आपके पास बहुत टाइम होराइजन है, जैसे कि आप काफ़ी यंग हो और आपने अभी जॉब शुरू किया, आपके पास 30-35 साल का टाइम होराइजन है, तो फिर आप आंख बंद करके किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाओ जो इक्विटी मार्केट में फोकस करता है। डेट में आपको जाने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी कंपनी जो पीएफ में पैसे जमा कर रही है वो डेट में काउंट किया जाता है और वो एक फिक्स्ड अमाउंट में आपको इंटरेस्ट लेके आके देती है। हर साल आपका पीएफ 8% के आसपास ला देता है, जो कि कभी कभी गवर्नमेंट रिवाइज करती है, लेकिन वो आपको न्यूज़पेपर में डेटा मिल जाएगा, गूगल में भी मिल जाती है। तो अब जब आप पैसे लगा रहे हो म्यूचुअल फंड में तो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। पहली बात है कि क्या आप टैक्स ब्रैकेट में आते हो, क्या आपकी इतनी सैलरी है कि आपकी टैक्स कट रही है। अगर आपकी टैक्स कट रही है तो आपके पास एक ऑप्शन है जिसको बोलते हैं ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में ये होता है एक म्यूचुअल फंड हाउस काफ़ी सारे बड़े कंपनियों में पैसे लगाती है और वो कंपनियों के शेयर्स खरीद लेती है और फिर आपको एक यूनिट एलोकेट किया जाता है। ये यूनिट जो आपको एलोकेट किया जाता है वो पूरे 3 साल तक लॉक्ड रहता है। लॉट का मतलब ये होता है कि आप इसको बेच नहीं पाओगे। तो 3 साल तक आपका पैसा जो है वो वहाँ पे अटके रहता है, लेकिन ये ग्रोथ होता रहता है और 3 साल के बाद ये फ्री हो जाता है। तब आप जाके चाहो तो उसको बेच सकते हो, चाहो तो उसको कंटिन्यू कर सकते हो। ELSS का फायदा ये है कि आप सालाना 1.5 लाख तक का डिस्काउंट मांग सकते हो अपने इनकम टैक्स पे। उसके आगे आते हैं नॉर्मल इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स को 3-4 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। हमारे स्टॉक मार्केट में कंपनीज को 3 तरीके से डिवाइड किया गया है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप। लार्ज कैप होती है जो सबसे बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे कि आप सोच लो इन्फोसिस हो गया, रिलायंस हो गए, अपना TCS हो गया, तो ये सब होते हैं आपके लार्ज कैप कंपनीज। फिर आपके आते हैं स्मॉल कैप कंपनीज। स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में आपने ज़्यादा सुना नहीं होगा और इसलिए मैं ज़्यादा एग्जांपल दे भी नहीं सकता हूँ। जब कंपनी शुरू होती है वो स्मॉल कैप में होती है, उसके बाद उसका जब ग्रोथ थोड़ा सा अच्छा हो जाता है तो फिर वो मिड कैप में आ जाता है और फिर मिड कैप से वो ग्रो करके लार्ज कैप में आ जाता है। तो लार्ज कैप होती है आपके ब्लू चिप, इसको ब्लू चिप भी बोला जाता है। तो लार्ज कैप कंपनीज आपके होते हैं सबसे सेफ कंपनीज, जो मतलब काफ़ी सालों से इस मार्केट में रहे हैं और काफ़ी सालों से अच्छा रिटर्न दे रहे हैं इन्वेस्टर्स को। दूसरा आता है मिड कैप। मिड कैप में थोड़ा रिस्क आपका बढ़ जाता है, क्योंकि आपको वो लार्ज कैप वाली श्योरिटी नहीं मिलती है। ये कंपेरेटिवली यंगर कंपनीज होते हैं, जैसे कि टेक महिंद्रा हो गया या अशोक लेलैंड हो गया। तो ये कंपनीज अभी मार्केट में हैं कुछ दिनों से, लेकिन इनके रिटर्न्स उतने ग्रेट नहीं हैं या इनका रिटर्न्स उतना बड़ा नहीं है, इनका बिजनेस उतना, रेवेन्यू मॉडल उतना बड़ा नहीं है। तो फिर ये कंपनीज जो हैं थोड़े रिस्की हैं। उसके बाद आता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप मतलब जो छोटी मझोली कंपनियां होती हैं उनको स्मॉल कैप में लिस्ट किया जाता है। म्यूचुअल फंड्स भी अलग अलग तरीके की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड्स लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स स्मॉल कैप में करते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड मिड कैप में करते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन काफ़ी बड़ा है तो फिर आपको ये स्मॉल कैप पे फोकस करनी चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 40 से 45% स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड होनी चाहिए। उसके लिए आपको स्मॉल कैप के फंड्स लेने पड़ेंगे। अगर आप 30 साल या 35 साल के ऊपर हो तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि आपका लार्ज कैप में एक्सपोजर थोड़ा और बढ़ जाना चाहिए और स्मॉल कैप में घटा लेनी चाहिए। तो फिर 70% आप लार्ज कैप में लगा सकते हो, 30%
बाकी जो रहेगा आपके इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसे हैं उसमें से आप 15% मिड और 15% स्मॉल में लगा सकते हो। अगर आप और सीनियर ग्रुप में आते हो जैसे कि 40-45 साल, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लार्ज कैप में पूरा फोकस लाओ और 85% अपना पोर्टफोलियो जो है वो लार्ज कैप में बनाओ, बाकी 15% आप मिड या स्मॉल कैप में बना सकते हो। इस तरह के फंड के अलावा और एक टाइप का फंड है जिसको बोलते हैं मल्टी कैप। मल्टी कैप फंड क्या करती है, मार्केट के कंडीशन के हिसाब से, अगर मार्केट ऊपर चल रही है, नीचे चल रही है, ज़्यादा इन्वेस्टर लार्ज कैप में पैसा लगा रहे हैं, ज़्यादा इन्वेस्टर स्मॉल कैप में इंटरेस्टेड हो रहे हैं, तो फिर ये क्या करती हैं कि इनके जो फंड मैनेजर होते हैं वो अलग एक पोजीशन ले लेते हैं। तो ये कोई भी सेक्टर में पैसे लगा सकते हैं, ये लार्ज कैप में लगा सकते हैं, मिड कैप में लगा सकते हैं, स्मॉल कैप में लगा सकते हैं, डेट में लगा सकते हैं। इनको बोलते हैं मल्टी कैप फंड। जो मल्टी कैप फंड होते हैं वो काफ़ी सेफ होते हैं, लेकिन ये बात है कि आप एक फंड मैनेजर पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो और हो सकता है कि फंड मैनेजर वो फ़ायदा उठा ना पाए और उस साल आपको लॉस लग जाए। दूसरे टाइप में आते हैं और वो होता है डेट फंड। डेट फंड क्या होता है? डेट फंड फोकस करता है लोन पे। हमारे पास काफ़ी सारे टाइप के डेट फंड होते हैं मार्केट में, जैसे कि शॉर्ट टर्म डेट फंड होता है जो कि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, ऐसे शॉर्ट टर्म डेट फंड्स होते हैं। दूसरे तरीके के होते हैं लॉन्ग और मिड टर्म डेट फंड्स। तो ये मार्केट में लोन देते हैं आपके पैसे को इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद और भी कुछ तरह के डेट फंड्स हैं, जैसे कि ओवरनाइट फंड हो गया, क्रेडिट रिस्क फंड हो गया, तो ये सब फंड आ जाते हैं। तो तीसरे टाइप के फंड में इक्विटी और डेट दोनों का मिक्सचर रहता है। फिर आपको मिलेंगे बैलेंस्ड फंड, आपको मिलेंगे हाइब्रिड फंड, आपको मिलेंगे डायनामिक फंड, आपको मिलेंगे आर्बिट्राज फंड। तो ये लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन में कभी इक्विटी कभी डेट में इन्वेस्ट करते हैं। चौथा और काफ़ी पॉपुलर टाइप का फंड है ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोलते हैं इनको। ईटीएफ में आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे पैसे लगाते हो। तो म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर्स हैं वो ज़्यादा कुछ काम नहीं करते हैं, वो सीधा जाके BSE 500 में जितने भी स्टॉक्स लिस्टेड हैं वो सारे स्टॉक्स में पैसे लगाते हैं एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में, या तो फिर निफ्टी 50 में जाके 50 कंपनियों के शेयर खरीद लेते हैं एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में, जैसे प्रोपोर्शन में निफ्टी बनी हुई है। तो ये फंड्स काफ़ी सेफ हैं, ये एकदम निफ्टी या BSE को मिमिक करते हुए चलते हैं, तो इंडेक्स को मिमिक करते हुए चलते हैं, इनको इंडेक्स फंड भी कहा जाता है। पांचवा और काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप का फंड है आपका इंटरनेशनल फंड। आप इंडियन मार्केट में ही इन्वेस्टेड रहो, ये कभी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि इंडियन मार्केट हमेशा आपको अच्छी रिटर्न्स ना ला के दे। हो सकता है उसी टाइम पे US के मार्केट में आपको ज़्यादा फायदा मिले। तो आप छोटा सा प्रोपोर्शन अपने इन्वेस्टमेंट का आप US मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके लिए भी काफ़ी सारे फंड हाउसेस ने अभी प्लान्स बना के रखे हैं जिससे आप US मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको ज़्यादा कोई कॉस्ट नहीं होता है। और अगर आप इसको कंपेयर करोगे डायरेक्टली US में जाके इक्विटी खरीदने के साथ, तो फिर बहुत सस्ता पड़ता है, क्योंकि US में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो US मार्केट में इंडिया में बैठ के, तो फिर आपके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हो जाते हैं जिनको आप बाईपास कर सकते हो एक इंटरनेशनल फंड के थ्रू, और उससे काफ़ी प्रॉफिट भी मिलता है। काफ़ी सारे इंटरनेशनल फंड ने अभी रिसेंट कोविड के समय पे 23 से लेकर 24% तक का रिटर्न ला के दिया है, जो कि हमारे देसी फंड से काफ़ी बेहतर है। अब आ जाते हैं म्यूचुअल फंड के रिस्क के बारे में। तो आप जानते हो कि म्यूचुअल फंड जो है वो पैसे कहाँ लगाती है? वो पैसे लगाती है स्टॉक मार्केट में, वो पैसे लगाती है कंपनीज के लोन में, और वो पैसे लगाती है गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में, और बाकी सारे जो डिबेंचर्स आते हैं उसमें। अब कोई भी इन्वेस्टमेंट इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि 100% गारंटीड हो। अगर आप बैंक में भी पैसे रखते हो कोई भी सेविंग्स अकाउंट में, तो फिर वो भी आपका वो 2 या 2.5 लाख तक ही अश्योर्ड होता है, क्योंकि वो बैंक गारंटी में आ जाता है। उसके आगे अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में कुछ पैसे हैं और बैंक डूब जाती है, तो फिर कोई लायबल नहीं है आपको वो पैसे वापस करने के लिए। तो ऐसे ही आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेके आगे बढ़ना पड़ता है। आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना रिस्क लेना है, क्योंकि हमेशा रिस्क टू रिटर्न रेशियो जानना पड़ता है। अगर आप 5% लॉस का रिस्क लेते हो और आपको 20% प्रॉफिट आती है, तो इसको बोलते हैं 1:4 रेशियो। ऐसे रेशियो से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर आपको 1 रुपए का लॉस लगता है एक साइड में, तो हो सकता है कि आपको 4 रुपए का गेन भी मिल सकता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड या रिस्क टू रिटर्न रेशियो। तो इस रेशियो को आप अच्छे से सीख लें और कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हुए अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ये ज़रूर पूछ लें। जैसे कि मैं बता रहा था कि सारे फंड्स आपके मार्केट से लिंक्ड होते हैं, तो फिर अगर मार्केट ऊपर जाती है या नीचे जाती है, तो फिर आपके फंड्स भी अफेक्ट होते हैं। लार्ज कैप फंड्स के लिए आपको निफ्टी लार्ज कैप देखते रहना पड़ेगा, मिड कैप के लिए आपको मिड कैप, और स्मॉल कैप के लिए आपको स्मॉल कैप देखते रहना पड़ेगा। डेट के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा कि कोई न्यूज़ आए और डिफ़ॉल्ट की न्यूज़
एनपीएस की न्यूज़, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो सकता है कि आपके फंड हाउस उस कंपनी में पैसे लगा के रखी हैं। तो जब आप डेट फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको उसकी रेटिंग देखनी पड़ेगी। कुछ रेटिंग एजेंसीज होते हैं जैसे क्रिसिल हो गया, मॉर्निंग स्टार हो गई, तो ये लोग आपको रेट करके बता देंगे कि उस फंड का क्वालिटी क्या है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट वो फंड कभी कभी ऐसे कंपनीज में पैसे लगाती होगी जो कि स्टेबल नहीं है, उस केस में उस फंड को लो रेट किया जाएगा। अगर आप कोई फंड ले रहे हो तो फिर हमेशा 5 स्टार रेटिंग के आसपास लेने की कोशिश करो। क्या फंड के लिए हिस्टोरिकल डेटा इंपॉर्टेंट है? मेरे हिसाब से हिस्टोरिकल डेटा उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि फंड मैनेजर। हो सकता है कि हिस्टोरिकली मार्केट अच्छी चली हो सकता है कि आप 5 साल का डेटा देख रहे हो और उस 5 साल में मार्केट बहुत ही स्टेबल रहा हो, गवर्नमेंट स्टेबल रही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आया हो, कोई पैंडेमिक नहीं हुआ हो, तो फिर आपको रिटर्न्स भी अच्छे दिखेंगे। और इसमें फंड मैनेजर का कोई कमाल नहीं है। एक अच्छे रिटर्न के लिए फंड मैनेजर को वाहवाही दी जाती है, लेकिन हो सकता है कि फंड मैनेजर का ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं रहा हो सकता है वो चैलेंजिंग टाइम नहीं हो। तो आपको अगर डिसीजन लेना है कि आपको फंड कैसे लेनी है, तो फिर आपको हिस्टोरिकल डेटा देखना पड़ेगा और आपको 2-3 म्यूचुअल फंड हाउसेस पे ही कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। और फंड हाउसेस में आपको 3 फंड हाउसेस पे मैं कॉन्सेंट्रेट करने बोलूँगा। एक है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो फंड हाउस है, SBI MF, उस पे। दूसरा है आपका HDFC का म्यूचुअल फंड हाउस। तीसरा है आपका एक्सिस बैंक का म्यूचुअल फंड हाउस। तो ये तीनों मार्केट में काफ़ी दिनों से बने हुए हैं। इनके अलावा आप UTI का फंड हाउस भी देख सकते हैं, क्योंकि UTI ने ही हमारे देश में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया शुरू की थी। आपने अगर मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है तो फिर आपको अभी लग रहा होगा कि मैंने अभी तक आपको 450 रुपये में करोड़पति नहीं बनाया है। तो आपको थोड़ा सा और पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कैसे करेंगे। आजकल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना बहुत आसान हो गया है। पहले आपको डायरेक्टली फंड हाउस के साथ बात करनी पड़ती थी। जैसे अगर आपको HDFC का फंड लेना है तो फिर आपको HDFC के पास जाना पड़ता था, या आपको ICICI का लेना है तो फिर आपको ICICI के साथ बात करना पड़ता था, या तो आपको म्यूचुअल फंड एडवाइजर से मिलना पड़ता था। तो उससे ये होता था कि आप एक ही फंड हाउस में कॉन्सेंट्रेट करते रह जाते। आपको एडवाइजर आता और बोलता सर हमारे ही लार्ज कैप, मिड कैप, शॉर्ट, स्मॉल कैप सारे ले लो और फिर आप एक बार में पैसे दे देना। तो उससे होता ये है कि आप एक ही फंड मैनेजर, एक ही फंड हाउस के स्ट्रेटेजी में अटके रह जाते हो। आज के डेट में ये हो गया है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए ऑनलाइन जाओ और फिर बहुत सारे सर्विसेज आ गए हैं, बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, जैसे ईटी मनी हो गया, स्क्रिप्ट बॉक्स हो गया। ऐसे बहुत सारे ऐप्स आजकल मार्केट में आ गए हैं, प्ले स्टोर में मिलते हैं, जो आपको आसानी से सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन दे देता है। दो तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है रेगुलर। जो डायरेक्ट फंड होते हैं उसको फंड हाउस अपने तरफ से बेच रही होती है और उसमें आपको 1% तक का ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि उसके बीच में आपको किसी को कमीशन देने की ज़रूरत नहीं है। जो रेगुलर फंड होते हैं वो फंड आपको किसी एडवाइसर से मिलेंगे और वो एडवाइसर का कमीशन भी उसमें काउंटेड होता है, जो कि 1% तक का होता है। आप जब किसी साइट या ऐप से म्यूचुअल फंड्स खरीदोगे तो फिर आपको डायरेक्ट फंड्स मिलेंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपके लिए 1% बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप 1 करोड़ का 1% देखोगे तो फिर वो 1 लाख रुपए के जितना होता है। तो आज के डेट में आपको अपने से समझ लेना है कि आपको कौन से फंड में कितना इन्वेस्ट करना है और आगे चल के आपको डायरेक्ट फंड्स लेने चाहिए, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा फंड एडवाइज़र आप ही हो सकते हो, क्योंकि आप ही को पता है कि आपके फंड्स कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, आपके पास कितना फंड है और आपके पास टाइम होराइजन कितना है आपको करोड़पति बनाने के लिए। तो इतने देर तक बंगाली दादा के साथ बने रहने के लिए आपको शुक्रिया। अब बंगाली दादा आपको 450 रुपये पर मंथ खर्च करने पे बनाएंगे करोड़पति। तो आप कैसे बनोगे? अगर आपकी उम्र 20 से लेकर 25 साल तक की है तो फिर आपके पास एटलीस्ट 35 साल का टाइम होराइजन होगा जब तक आप रिटायर करोगे। तो अगर आप 35 साल तक हर महीने 457 रुपये, 457 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो एक म्यूचुअल फंड में, जो कि लार्ज कैप है और 8% तक का रिटर्न ला के देती है हर साल, और उस अमाउंट को आप हर साल 15% से बम्प अप करते हो या स्टेप अप करते हो, तो मान लो आपने इस साल 1000 रुपये लगाया हर महीने और अगले साल जाके आप 1150 रुपये लगाओगे हर महीने, उसके अगले साल जाके आप उसका 15% बम्प अप करके या स्टेप अप करके लगाओगे। तो ऐसे अगर आप करते रहोगे तो 457 रुपये जो आप लगा रहे हो महीने के, वो स्लोली जाके आपको बना के देगा 1 करोड़ रुपए आफ्टर 35 ईयर्स। तो इसको अब हम और थोड़ा सा तोड़ देंगे, इसको हम तोड़ेंगे छोटे छोटे अमाउंट्स में। जैसे कि अगर आप 457 रुपीज़ लगा रहे हो और 35 साल के लिए लगा रहे हो और 12 महीने हर साल में आप पे कर रहे हो और इसको आप 15% से स्टेप अप कर रहे हो, तो फिर आपने लगाया होगा 47,93,260 रुपीज़
अपने पॉकेट से 35 साल तक, और आपको उस पर रिटर्न मिला होगा 52,06,740 रुपीज़ का। दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपके बन जाएंगे 1 करोड़ से थोड़े ज़्यादा रुपए। तो 35 साल में आप 457 रुपीज़ में बन सकते हो करोड़पति। तो बाकी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो आप 30 से 35 साल के उम्र के हो और आपको लग रहा है कि ये बस निकल गई है, तो फिर आप गलत हो। तो इसमें भी आप कर सकते हो। कैसे करोगे? तो हाँ ठीक है, आपके मंथली अमाउंट थोड़े बढ़ जाएंगे। कितने बढ़ जाएंगे? 2090 रुपये। अगर आप 2090 रुपये को हर महीने लगाते रहते हो म्यूचुअल फंड में, और आप 25 साल तक लगाते हो, क्योंकि आप 35 साल मैं लेके चल रहा हूँ, तो फिर आप 25 साल तक लगाते हो, तो फिर आप भी बन जाओगे करोड़पति। और मैंने वही इंटरेस्ट रेट लिया है और वही 15% का स्टेप अप लिया है। अब मुझे लग रहा है कि जो 45 साल या उसके आसपास वाले लोग हैं वो मुझसे गुस्सा कर रहे होंगे। तो मेरे भाई लोग, मेरा भी बाल आप ही लोगों के जैसे पका हुआ है, तो फिर मैं आप लोगों को कैसे भूल सकता हूँ। तो फिर आप लोगों के लिए भी प्लान है। हाँ थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आप 40 से 45 साल के हो और 11,000 रुपये महीने सेविंग्स आप नहीं कर रहे हो, तो फिर आपका प्रॉब्लम है। आपको 11,000 रुपये महीने के अगर आप सेव करो, तो फिर अगले 15 साल के समय में आप बन सकते हो करोड़पति। 8% मैंने इंटरेस्ट पकड़ा हुआ है और 15% मैंने स्टेप अप लिया हुआ है। और अगर आप 55 के आसपास के हो और मेरा ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको भी करोड़पति बना के छोड़ूंगा, और अमाउंट थोड़ा ज़्यादा। लेकिन आप 55 के आसपास के हो, तो फिर मुझे लगता है कि आपके पास कुछ ना कुछ सेविंग्स तो ऑलरेडी होगी ही, और आपको पूरी करोड़पति बनने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको 1 करोड़ रुपए अगले 5 साल में जमा करने हैं, तो उसका भी ऑप्शन है। आपको महीने के 1 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, 1 लाख से थोड़ा ज़्यादा, 1,02,500 जैसा, और वही 8%, वही बम्प अप ऑफ 15% अगर आप करते रहोगे अगले 5 साल तक, तो फिर आपके करोड़ रुपए बन जाएंगे। लेकिन ये थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कि 5 साल में मार्केट उतनी अच्छी परफॉर्मेंस ना दे। हमेशा जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपके पास टाइम होराइजन काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि 15 साल से कम के टाइम होराइजन में इक्विटी में इन्वेस्ट करना काफ़ी रिस्की हो जाता है। अगर आपका टाइम होराइजन 15 साल के नीचे है, तो फिर आपको फोकस करना चाहिए डेट फंड में, क्योंकि कुछ डेट फंड जो होते हैं वो आपको गारंटीड रिटर्न्स ला के देते हैं, और ये गारंटीड रिटर्न्स काफ़ी अच्छे होते हैं, और वो आपको बॉन्ड मार्केट में पैसे लगा के रिटर्न्स ला के देंगी, और ये काफ़ी स्टेबल होता है। ये शॉर्ट टर्म में अच्छे होते हैं। तो अगर आपका टाइम होराइजन 10 से लेकर 15 साल का है या उससे भी कम है, तो फिर आप डेट फंड में पैसे लगाओ, आप इक्विटी का एक्सपोजर मत लो। अगर आप इक्विटी का एक्सपोजर ले रहे हो, तो आपके पास मिनिमम 15 साल का टाइम होराइजन होना चाहिए। तो बन गया ना आप करोड़पति, हो गया बंगाली दादा का प्रॉमिस पूरा। तो फिर बने रहने का फ़ायदा हुआ कि नहीं? तो बंगाली दादा का शो है, इसमें आप आओगे, कुछ सीखोगे, आगे चल के दूसरों के साथ शेयर करोगे, तो फिर वो भी सीखेंगे और सबको अच्छा लगेगा। तो अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फिर अभी कर लो, और मेरे वीडियो को अगर पसंद आया है तो फिर उसको लाइक करो। अगर पसंद नहीं आया है, तो फिर मेरे को कमेंट देके बोलोगे क्या पसंद नहीं आया, और मैं उस पर काम करूँगा। अगर आपको कुछ और चीज़ पे वीडियो देखना है, तो वो भी आप मेंशन कर दो, और मैं ज़रूर उसके ऊपर अगला वीडियो बना दूंगा। बस, तो इसी के साथ आज हम इस शो को ख़त्म करते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। बंगाली दादा की तरफ से नमस्कार।